नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हालांकि गुड मॉर्निंग जैसा कुछ है नहीं आज के बाजार में, खास तौर से जिस तरीके से रात में खबर आई कि इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। बाजार सुबह से ही सभी अंतर्राष्ट्रीय संकेत खराब हो चुके हैं। कच्चा तेल जो है नई ऊंचाई पे छू रहा है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी से करते हैं शुरुआत। लेकर के आते हैं बड़ी खबर ये है कि सुबह से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज अगर हम देखें तो 24,500 एक बार फिर टूटता हुआ दिखाई दिया। ईरान पर इजराइल के हमले से शेयर बाजार में गहराई है गिरावट। कल की गिरावट और ज्यादा गहराती हुई। 24,473 अंकों की का लो निफ्टी ने बनाया। खुलते ही 350 अंक निफ्टी टूटा है। सेंसेक्स में 900 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी अभी फिलहाल के लिए रिकवरी करते हुए 24,617 24,618 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन निफ्टी ऑटो, बैंकिंग, स्मॉल कैप में और मिड कैप में जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बियर के पक्ष में जाता हुआ। 2129 शेयर ऐसे हैं जो कि एक समय लाल निशान में दिखाई दे रहे थे, अभी भी 1946 शेयर लाल निशान में है। डिफेंस में अच्छी रिकवरी है। जिस तरीके से लगातार हम डिफेंस पे बात कर रहे हैं, और देखिए आप डिफेंस में क्या इतने गिरते हुए बाजार में, और जिस तरीके से दुनिया भर में एक देश दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, डिफेंस की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई और ये कहा गया इजरायल की तरफ से कि जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी और वैज्ञानिकों को बहुत प्रिसाइजली जो है वो निशाना बनाया गया है ताकि भविष्य में ईरान की तरफ से कोई हमला ना हो। ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। तो ये दुनिया भर में जो स्थिति दिखाई दे रही है, भारत में कल या इन्फ्लेशन के नंबर थे, एक अच्छे नंबर थे, उस पर हम लोग बातचीत करते, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दिया, कल ही ये संकेत मिलने लगे थे और कल हमने देखा दोपहर के बाद किस तरीके से गिरावट गहराती हुई दिखाई दी और वो आज कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है, ये अच्छी बात है। 24,500 होल्ड कर रहा है, ये अच्छी बात है। अब देखना ये सेकेंड हाफ में जो तमाम ट्रेडर्स से और तमाम जगहों से हमारी बातचीत हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि रिकवरी थोड़ी और आ सकती है सेकेंड हाफ के अंदर। तो बाजार के अंदर बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेकर के जाना अभी शायद उतना फायदेमंद नहीं होगा। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है प्रदीप हल्दर जी हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ पीएचडी कैपिटल के। हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर, जो अरुण जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, ये जो कल का घटनाक्रम रहा कैसे देख रहे हैं आप? और एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो शायद बाजार के सेंटिमेंट को और ख़राब कर गया। कल एक बड़ा दुखदपूर्ण हादसा हमारे सामने आया अहमदाबाद के अंदर। जब आपके साथ कार्यक्रम हम कर रहे थे तभी ये हादसा सामने आया और उसमें कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दी। और हमारा जो द बोनस का परिवार है वो सभी जो लोगों की हादसे में मृत्यु हुई है, जो लोग हताहत हुए हैं, उन सभी को द बोनस की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे ईश्वर, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। तो ये कल एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, उसके बाद से फिर रात में जो डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दी, ईरान की तरफ हमला हुआ, तो ये तमाम घटनाक्रम मिल करके सेंटिमेंट को खराब करते हुए। अरुण जी, पहली टिप्पणी आपकी बाजार पर। जी पहले तो गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग जैसा कह कुछ है नहीं, जैसा कि आपने सही कहा। और कल तो एक बड़ी दुर्घटना घटी जब आप और मैं शो कर रहे थे, और बड़ी दुर्घटना घटी है, तो उसके लिए मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि है। सेकंड, बिल्कुल जी, कल हमारी बात हो रही थी 24,980 के लिए। मैंने कहा था 24,980 के नीचे जाता है तो ट्रेडिंग पोजीशंस को कम करना है और पोजीशंस को एकदम लाइटन करके जाना है। तो मुझे लग रहा है 24,500 24,600 एक लेवल है, इसके नीचे फिलहाल मैं निफ्टी को जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से आपको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर ट्रेडिंग ना करे तो वो बेटर है, पर शॉर्ट तो ना करें। और अच्छे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए मुझे लग रहा है स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। जो सुबह से हम भी बातचीत कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं इतना गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है शॉर्ट करने की। क्या आप शॉर्ट करने की सलाह देंगे, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? थोड़ी बहुत तो रिकवरी आई है लोअर लेवल से, क्या सेकेंड हाफ में और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी आ सकती है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए विपुल जी, आज तो गुड मॉर्निंग जैसा कोई चीज नहीं है मार्केट में भी। और जो सिचुएशन रहा है कल का अहमदाबाद का, मतलब मैं इतना कल से न्यूज़ देख रहा हूँ और इतना डिसअपॉइंटेड हो गया देख के, मेरा मूड ही पूरा खराब हो गया कि एक मतलब 200 से ज्यादा फैमिली, मतलब ये तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। सो मेरा श्रद्धांजलि रहेगा सबके फैमिली के लिए। एंड
गॉड उनके जो आत्मा है उनका शांति मैं कामना करता हूँ। तो बेसिकली देखिए, मार्केट का अगर मैं बात कहता हूँ कि मार्केट में मैं आज ना, स्पेशली मुझे लगता है कि एक दो डिस्क्लेमर के साथ मैं बताता हूँ। हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है ग्रोथेक्स 2030, वहाँ पे हमने 45% के अप्रोक्स गोल्ड एंड लिक्विड बीच में हम कैश में हैं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम 45% अप्रोक्स लास्ट 2 महीने से हम कैश में बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, नेक्स्ट अगर कभी भी डीप मिलता है फिर से 21,000 22,000 के आसपास, उस टाइम पे हम फिर से एक बार एक्यूमुलेशन करेंगे, बाय ऑन डीप करके जाएंगे। देखिए लास्ट बहुत दिनों से मैंने एक ही बात किया, मुझे मार्केट में पॉजिटिव नहीं मैं लग रहा हूँ। मार्केट में 24,500 से लेके 25,000 के बीच मार्केट घूम रहा है। बीच में 2 दिन क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन 25,000 के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन मेरा स्टेटमेंट सेम ही था, अगर 25,000 के नीचे जाता है उस केस में मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगा। अब देखेंगे कि हमने देखा कि कल ही 25,000 के नीचे फिसला और आज तो सुबह सुबह एक एक्सीडेंट ही हो गया। कल रात का जो न्यूज़ है वो स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो चीज थे वो सही थे, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, वो सही नहीं हो रहा है। और मैक्सिमम फंड मैनेजर आप देखेंगे कि 30% 40% कैश में बैठा हुआ है। सो मेरा मानना ये है कि आज मार्केट में जो फॉल हुआ सुबह सुबह, निफ्टी 300 पॉइंट गिरा, 300 350 पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक ज्यादा पैनिक में है। बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला था, एक पहला फेस में था, वो पहला फेस का भी कंफर्मेशन नहीं आया, और एफआईआई भी कल सेल करके गया। और अभी जो सिचुएशन बन रहा है, मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टर को बहुत ही सतर्क होना चाहिए। मैं टेक्निकल के आधार पे तो आज आपको बोल दूंगा कि चलिए, मुझे आज लगता है 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल आज रिकवरी भी आ रहा है, 25,000 के ऊपर जाएगा फिर से आप एक्टिव हो जाएंगे बाइंग में। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट यही है, मार्केट नीचे जाने के लिए फिर से एक बार रेडी हो रहा है। आपका जो लॉन्ग साइड का पोजीशन है वो हल्का होना चाहिए, और धीरे धीरे करके आपको जो है आपका कैश में रहना है। अगर बाई चांस अनसर्टेनिटी कुछ हो गया मार्केट में, इससे भी और ज्यादा नीचे आ गया, उस टाइम पे आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। ऐसा मेरा नेक्स्ट 2 से 3 महीने का मानना है। अगर डेटा में कुछ चेंजेस हुआ, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ चेंजेस हुआ, तो उस टाइम पे हो सकता है मैं मेरा व्यू फ्यूचर में जाके चेंज करूं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा एकदम पूरा साइकोलॉजिकल टेक्निकल के आधार पे मैं बात करता हूं हमेशा से। तो ये मेरा मानना है ऐसा कि आप बाय कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल इस मार्केट पे आप निवेश कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आज के दिन के हिसाब से जिस तरीके से रिकवरी हुआ है, 55,000 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि दिन में और भी थोड़ा रिकवरी आए, लेकिन ऐसा रिकवरी जब सुबह सुबह आता है ना, तो दोपहर के बाद फिर से एक बार हमको देखने को प्रीवियस ऐसा बहुत बार हो चुका है कि फिर से एक बार जो है मार्केट में डीप भी मिलता है। अभी देखिए, निफ्टी आज का लो था 24,470 के आसपास। इनफैक्ट लगातार हम लास्ट में भी अगर बात करेंगे, देखेंगे कि लास्ट टाइम भी 24,500 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं दिया था। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है आज के लिए, आज और कल के लिए 24,500। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 2-4 दिन फिर से सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन 2-3 महीने का मेरा जो व्यू मैंने अभी आपको बताया वो सेम टू सेम रहने वाला है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अभी तरह फटाफट बाजार पे नजर डालते हैं। और इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे सवाल भी आज लगातार आ रहे हैं। और नैन्सी जी कह रही हैं कि आज आपने मार्केट के मशीन गन एनालिस्ट बुलाए हुए हैं, तो ये थैंक यू सर। अरुण जी और प्रदीप जी, मशीन गन मतलब क्या क्या आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, कोई मशीन गन तोप सब आपको बनाए हुए हैं। और इस बीच जो है अरुण सर जरा जीएमआर एयरपोर्ट पे व्यू दीजिए, क्या इस समय लगेगा। नैन्सी जी कह रही हैं आईआरबी इंफ्रा और जीएमआर एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए, इसमें से इन दो में से किस में स्विच करना चाहिए अगर यहाँ से किसी में से निकलते हैं तो। और कह रहे हैं कि अभी क्या मतलब जीएमआर आईआरबी दोनों ही मतलब ऐसा रहा है कि लंबे कंसोलिडेशन पे रहे। हालांकि आईआरबी में हमने देखा लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, थोड़ा थोड़ा करके अब रिकवर हो रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? बिल्कुल जी, आईआरबी पे मेरा कभी पॉजिटिव व्यू रहा नहीं है, तो वहां पे तो डेफिनेटली एग्जिट की ही सलाह रहेगी। थोड़ा गिर चुका है दिस, तो राइस पे एग्जिट कर दे। जीएमआर इंफ्रा अभी भी चार्ट साइडवेज है, थोड़ी वीकनेस जरूर है। और जेएमआर एयरपोर्ट पे मुझे लग रहा है नीचे में अराउंड 76-77 तक स्टॉक आ सकता है, पर चार्ट थोड़ा बेटर है। तो आईआरबी इंफ्रा में से तो डेफिनेटली एग्जिट की सलाह है। जेएमआर इंफ्रा फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है, 83-85 के बीच में बाउंस आ सकता है। जेएमआर इंफ्रा में कोई एयरपोर्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आईआरबी इंफ्रा से कंप्लीट एग्जिट की राय है।
जी ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा जो है टिप्पणियाँ लगातार हमारे पास आ रही हैं और कुछ दर्शक कह रहे हैं कि कुछ आज के लिए कॉल बताइए। थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स पे बात कीजिए, करते हैं धीरे धीरे करके सब पे बात होगी यहाँ पर। लेकिन सर अभी के गिरावट को लेकर के सेक्टर कौन से रहेंगे अरुण जी, जहाँ पे फोकस करना चाहिए इस गिरावट के अंदर? कहाँ पे आपका ध्यान है कि नहीं ठीक है एक मौका मिला है तो ये वो सेक्टर है जहाँ पे फोकस करना चाहिए? विपुल जी, बायोडिक्स में क्लियर बैंक्स है, बैंक्स Recording in में progress. ट्रेलर है। बैंक्स में मुझे लग रहा है 100% बाइंग करनी चाहिए। एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए करें तो प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में अच्छी गिरावट है। विपुल जी, हमें हमेशा कैसे है बाय ऑन डिप्स, पर जब डिप आता है तो हम यूजुअली कहते हैं अवॉइड कर लीजिए, पर आज मुझे लग रहा है बैंक्स में एक बाय ऑन डिप्स करने का जरूर रुझान बन रहा है। ट्रेडिंग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड, अगर ट्रेडिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हेल्थ केयर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये दो सेक्टर में मोमेंटम अच्छा है। डिफेंस में अगेन HAL और PEL ये दो फेवरेट है, तो इनमें जरूर ध्यान रखें। और हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल, ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं। कल भी मैंने मैक्स हेल्थ दिया था, तो आज भी वो आज के मार्केट में भी देखिए वो प्लस में है। तो मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल ये दो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैक्स, अपोलो यहाँ पर नजर रखिए, और BL और HL आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं डिफेंस में, ये है ना सर? जी विपुल जी, एज यूजुअल HAL, PEL इन पे ही नजर रखनी है। अगर कोई छोटे स्टॉक में या फिर अदर देन इसमें बाई करना चाहता है तो GRSC में भी एक मोमेंटम है, उसमें रख सकते हैं। पर बेटर है, मैं हमेशा से ही HAL, PEL ये दोनों को ही प्रेफर करता हूं। HAL, BL आपको ज़्यादा बेहतर फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर नज़र रखने की सलाह यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये वो बातें हैं, कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स को भी तलाशने की कोशिश यहाँ पर करते हैं जो कि आज के बाज़ार में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें लगातार सर एक शेयर जो है वो ट्रेंड में बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, हालांकि मोमेंट उतना कोई खास नहीं है, और वो है बजाज फाइनेंस का शेयर। बजाज फाइनेंस पे नज़र डालिए, आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते अगर 4-5 दिन की बात करें तो कोई खास मोमेंटम में नहीं रहा है ये शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर, क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस पे, हायर लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए भी और जो लोग नीचे फंसे हुए हैं उनके लिए भी? बिल्कुल जी, एक चीज है, बजाज फाइनेंस का जो बोनस का स्प्लिट का जो है वो डेट आने वाला है, तो वो डेट मुझे पता नहीं कब है, पर उसके पहले स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल रह सकती है। पर ओवरऑल दोनों स्टॉक अच्छे हैं, फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही अच्छे हैं। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चार्ट नजर आ रहा है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। खासकर बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, बजाज फिनसर्व तो फिर भी थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है। पर 9,000 के आसपास अगर बजाज फाइनेंस मिलता है तो मुझे लग रहा है वो एक एक्सीलेंट लेवल रहेगा स्टॉक को बाई करने का। ठीक, चलिए डिफेंस पे आज मतलब सवालों की झड़ी लगी हुई है, टिप्पणियों की झड़ी लगी हुई है। कल हमने डिफेंस पर हमारा सेगमेंट भी स्पेशल किया था, और प्रदीप जी आज देखिए इस गिरते बाजार में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक जरा सर शिपिंग कॉर्पोरेशन जरा देखिए, पठान इस्लाम ग्वालियर साहब हैं, प्राइम मेंबर हमारे, वो पूछ रहे हैं, होम स्टडी जी कह रही हैं 215 के भाव में खरीदे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, और भी बहुत लोग हैं जो आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। और इस गिरते बाजार में जरा इंट्राडे चार्ट जरा आप दिखा दीजिए अगर संभव हो तो। 5% की तेजी और बिल्कुल इंट्राडे हाई पे खड़ा हुआ है। जरा इंट्राडे चार्ट ये देखिए, शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पर क्या किया जाए, कोई ब्रेकआउट, कोई तेजी की संभावनाएं हैं क्या, और क्या यहाँ पे अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? प्रदीप जी, क्वेश्चन मेरे से प्रदीप जी से था मेरा प्रश्न सर। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर हमें। चल लगता है प्रदीप जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। प्रदीप जी प्लीज जरा जल्दी से फटाफट लाइन सही कर दीजिए, काफी लोग पूछना चाह रहे हैं। अरुण जी आपकी टिप्पणी क्या होगी, चार्ट पे कैसे देख रहे हैं आप शिपिंग कॉर्पोरेशन को? जी, जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, शिपिंग स्टॉक्स में एक मोमेंटम आता है। तो SCI में डेफिनेटली मोमेंटम है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे 225 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अलावा और एक स्टॉक हमारे स्कैनर में आया था, GE शिपिंग, जो 990,000 के आसपास चल रहा है। तो SCI के अलावा और स्टॉक जो मुझे पसंद है वो GE शिपिंग पे भी नजर रखें, इसको डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं। क्लियर ब्रेकआउट है और 1100 के तरफ स्टॉक बढ़ रहा है, तो 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर कोई बाय करना चाहता है तो GE शिपिंग एक बेटर कैंडिडेट है। SCI में मुझे लग रहा है 225 तक के टारगेट आ सकते हैं। जी शिपिंग जो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जी शिपिंग पे यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह है। लेवल्स क्या बताया सर आपने, टारगेट क्या बताया जी शिपिंग के? इसको शिपिंग कॉर्पोरेशन को हटा दीजिए जरा प्लीज। 965 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें, मुझे लग रहा है 1100 तक के स्टॉक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, 995 97 के आसपास चल रहा है।
तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम जो मॉर्निंग स्कैनर रन करता है विपुल जी। जी, उसमें इसका वॉल्यूम प्राइस एक्शन में ये स्टॉक आया है, तो स्टॉक पे जरूर नजर रखिए। इस स्टॉक पे नजर रखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे प्रदीप जी अगर आप सुन पा रहे हो तो आपकी टिप्पणी चाहेंगे, आपकी भी यहाँ पर। चलिए लगता है उनको अभी फिलहाल के लिए लगता है धन्यवाद करना पड़ेगा, इसके बार बार जो है कुछ संपर्क का दिक्कत हो रही है। चलिए इस बीच जो है गोल्ड की प्राइसेस जरा लेकर के आइए। आज जो है बड़ी तेज मोमेंट जो है जिस तरह से अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है, सोने की कीमतें जो है वो 1 लाख के स्तर को पार कर गई हैं, तो बड़ी तेजी यहाँ पर सोने की कीमतों में देखने को मिल रही है। गोल्ड के भाव में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ईरान पर इजराइल हमले के बाद जिस तरीके से दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आई है और वहाँ उसके चलते हम देख रहे हैं गोल्ड की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में 1 लाख रुपए के पार हुआ है सोना। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार पहुंचा है। सर इस तेजी को कैसे देख रहे हैं? अरुण सर आपकी नजरें कमोडिटी पर भी रहती हैं। कच्चा तेल जो है हम देख रहे हैं कि अब जो है $75 का स्तर जो है वहां पर टूटता हुआ दिखाई दिया। करीब 10% जो है एक समय हमने देखा कि टूटता हुआ दिखाई दिया था, अब तेजी वहां पर दिखाई दी थी। अभी भी जो है $75 के पार जो है वो ट्रेड करता हुआ ये जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता का ही जो है सिग्नल होता है। घरेलू बाजार में चांदी जो है वो 1,06,500 रुपये प्रति किलो के करीब अब ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन तीनों पे छोटी छोटी टिप्पणी सर आपकी रहेगी, क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल जी, सिल्वर तो अनचार्टेड टेरिटरी में है और 3 दिन 4 दिन पहले से ही आ चुका है, तो तीनों पे ही मेरी बुलिश रहा है। क्रूड पे यूजुअली विपुल जी थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है, तो वहां पे कोई क्लियर राय रहती नहीं है, पर मुझे लग रहा है 79-80 के आसपास क्रूड टॉप होना चाहिए। 75 के आसपास चल रहा है, तो 80 तक मुझे लग रहा है क्रूड जा सकता है, तो 80 तक जाने के बाद हो सकता है सेलिंग आपको आती हुई नजर आए। गोल्ड में मुझे लग रहा है 1,04,000 1,05,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट्स बुरी तरह ट्रैप्ड है। 3-4 दिन से मैं लगातार गोल्ड पर नजर रख रहा हूं, क्योंकि जब से ईरान की न्यूज धीरे धीरे मार्केट में आई है, मेरी गोल्ड पे कंटिन्यूअस नजर थी, तो 1,05,000 तक मुझे लग रहा है गोल्ड जाना चाहिए। सेकंड विपुल जी, अब मार्केट, इजराइल ने तो हमला कर दिया, मार्केट की नजर रहेगी कि ईरान क्या रिटेलिएट करता है। तो जब तक ईरान रिटेलिएट नहीं करता, सेफ हेवंस गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये सभी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ईरान एक बड़ा वो है प्रोड्यूसर है क्रूड का, जिसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा होता है, तो क्रूड मुझे लग रहा है थोड़ा बॉईल करता रहेगा जब तक ईरान की तरफ से स्थिति साफ नहीं होती है। तो अब विपुल जी, अब जो नजर रहेगी, कल हम बात कर रहे थे इजरायली हमले की, अब नजर रहेगी कि ईरान क्या हमला करता है, और वहां जब तक वो ईरान हमला नहीं करता या फिर वहां से क्लैरिटी नहीं आती, तीनों ही एसेट्स क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, तीनों में ही मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर ये मोमेंटम बढ़ता है सर, तो मार्केट के लिए कितना दबाव बढ़ जाएगा? क्योंकि हमने जो तमाम कैलकुलेशन की, आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ, इन्फ्लेशन डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, आगे को लेकर के जो प्रोजेक्शन थे वो कच्चे तेल की तेजी पूरा सेंटिमेंट खराब कर देगी। फिर वैसे इन्फ्लेशन का कंसर्न होगा, ग्रोथ को लेकर के कंसर्न आते हुए दिखाई देंगे। क्या ये जो है बाजार का मूड खराब कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है विपुल जी, डेफिनेटली, क्योंकि कैलकुलेशंस पूरे खराब होते हैं। हम 60-70% इंपोर्टर है क्रूड के। थोड़ा बहुत रशिया से हमने डाइवर्सिफाई किया है, पर अभी भी हमारा क्रूड ज्यादा मिडिल ईस्ट से हम थोड़े ज्यादा डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली उसका असर देखने को मिलेगा। पर क्योंकि अभी 1-2 दिन ही ऊपर है, अगर और 2-3 दिन सस्टेन हो जाता है, देन मार्केट में सेकेंड राउंड ऑफ पेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वन टाइम रिएक्शन में मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता है। पर अगर ये सस्टेन कर गया 75 के ऊपर काफी दिन, अगर ये टिक गया इसी लेवल पे, देन मार्केट में आपको नजर आएगा कि एक सेकेंड राउंड ऑफ सेल ऑफ आएगा। तो डेफिनेटली क्रूड का काफी बड़ा इंप्लीकेशन इन्फ्लेशन और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे होता है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जी चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहाँ चले जा रहे हैं प्रदीप जी? बार बार आप यहाँ, इतना बड़ा दिन, काफ़ी सारा एक्शन बाजार के अंदर हो रहा है, आप बार बार गायब हो जा रहे हैं। सवाल सर मेरा आपसे एससीआई को लेकर के था, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, अरुण जी की राय ले चुके हैं। डिफेंस में जिस तरीके की रिकवरी आ रही है, क्या यहाँ पर अभी कोई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? उनको फ़ोन पे कनेक्ट कर दीजिए, मतलब अगर दिक्कत आ रही हो बार बार तो। चलिए, यहाँ पर लगता है दोबारा भी कोशिश करते हैं संपर्क करने की उनसे, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत लगातार जो है वो बार बार आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक और शेयरों पे नज़र डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ज़रा आज हम देख रहे हैं कि
जिस तरीके की मजबूती जो है वो आती हुई कुछ एक इस गिरते बाजार में जो शेयर थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि आज जीएमडीसी शामिल है। सर जरा जीएमडीसी देखिए सर, यहाँ पर आज रिकवरी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है और करीब जो है 405 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक समय 2% तेज था, अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है। हालांकि ये 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले के चार्ट आप देख रहे हैं तो अब थोड़ा सा नीचे आया है वहाँ से। लेकिन कैसा लग रहा है सर चार्ट पे आपको ये जीएमडीसी, और फंडामेंटली कैसा लग रहा है? विड स्टॉक बेहतरीन है, माइनिंग स्टॉक्स थोड़े ज्यादा बेटर लग रहे हैं। इससे बेटर मेरे पिक वैसे एनएमडीसी रहेगी, पर जीएमडीसी का भी चार्ट अच्छा है। थोड़ी बहुत गिरावट 390 380 तक आ सकती है, क्योंकि मार्केट की स्थिति अभी थोड़ी खराब है। तब वहां तक गिरावट आती है तो एक एक्सीलेंट बाई स्टॉक रहेगा। अभी 405 के आसपास ये चल रहा है, तो 380 390 के बीच में मिलता है तो एक्सीलेंट एक बाई अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर प्रिफरेबली मेरा ज्यादा बुलिश बेट एनएमडीसी की तरफ रहेगा। ठीक, चलिए फ़ोन पर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं प्रदीप जी। चलिए, लगता है आज पूरे कार्यक्रम में जो है हमारी पूरी सीआर की टीम बात ही करते रह जाएगी। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है बातचीत चल रही है उनके साथ। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आगे कौन से स्टेट जो है आइडेंटिफाई करने चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जरा आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक शेयर जो है लगातार ट्रेंड इस पूरे हफ्ते ही ट्रेंड किया है, वो है आर पावर का। और अभी यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? एक शानदार मूव के बाद पिछले 2-3 दिनों से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किन लेवल्स के आसपास आप कंफर्टेबल होंगे एंट्री के लिए, सिर्फ अगर चार्ट के बेसिस पर देखा जाए तो? विपुल जी, अगर सिर्फ चार्ट देते हैं तो 63 64 एक अच्छा एंट्री लेवल है। प्योर मैं चार्ट पे बात कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट की राय स्टॉक में नहीं है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कभी कभी टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मैं राय दे रहा हूँ। तो 64 एक अच्छा एंट्री लेवल है, क्योंकि 64 इसका एवरेज है, और 64 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में रहेगा। चलिए इस बीच जो है अगले काउंटर पे जो है नज़र डालते हैं यहाँ पर, और जिस पर कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारी क्वेरीज आज हम देख रहे हैं जो है ऑयल इंडिया को लेकर के रतन कंवर जी जो है यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके 418 शेयर हैं, 462 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर यहाँ पर रतन कंवर जी के लिए? क्या यहाँ पर जो है इनको एवरेज करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास? बड़ी एक्सेलेंट चार्ट है। मैं इनका भाव सुन नहीं पाया, पर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। 520 540 तक के टारगेट्स ऑयल इंडिया में आ सकते हैं। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर क्रूड सस्टेन कर गया 2-3 दिन और, तो फिर आप देखेंगे कि ओएनजीसी ऑयल इंडिया में और मोमेंटम बनेगा। ओएनजीसी पर्टिकुलरली थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, तो वहां पे मोमेंटम ज्यादा बन सकता है। मुझे लग रहा है ऑयल इंडिया का चार्ट अच्छा है, 520 तक के स्टॉक जा सकते हैं। यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो है यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सवाल मजगांव बाकी चीज़ों को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकों को लेकर के आप बात कर रहे थे सर, ये जो गिरावट है, क्या बैंक ऐसे हो सकते हैं जिन पर कि अभी फ्रेश पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है? ख़ासतौर से जो मिड कैप बैंकिंग है, आईओबी को लेकर काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? बिल्कुल जी, निफ्टी पीएसयू बैंक को मैं काफी डीपली ट्रैक करता हूँ। कुछ 4-5 स्टॉक्स है, तो पीएसयू बैंक्स की एक छोटा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। इसका जो ब्रेकआउट हुआ था बिल्कुल जी, वो 6820 के आसपास हुआ था। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आज का लो देखे तो 6850 का है, तो ऊपर में इंडेक्स 7200 तक जाके आया था, तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में है। तो एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पे जरूर नजर रखें। ये एक स्टॉक्स अच्छे एक्टिवेशन के पास है। आईओबी की जहां तक बात है विपुल जी, 35 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। अगर किसी ने ले रखा है तो 35 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। फिलहाल फ्रेश खरीदारी आईओबी में करने की खरीदारी फिलहाल सही सलाह नहीं है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये बेटर प्रेफरेबल बेटर है जी। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर अगली सर, बैंकों में क्या आपका कोई पसंदीदा शेयर है अभी करंट लेवल पे? बैंकों में अगर बाइंग करनी हो तो कहाँ पर की जाए अगर इस गिरावट में मौका ढूंढना हो तो? बिल्कुल जी, नो ब्रेनर है। आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये दोनों पे तो बाई करना है। एसबीआई पे क्लियर बाई व्यू है, काफी करेक्शन आया भी है, 40-50 रुपए गिर चुका है। तो एसबीआई, आईसीआईसीआई पे नजर रखें। तीसरा कोटक बैंक पे नजर रखें। ये तीनों स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एक ही दिक्कत है, ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं तो स्टॉप लॉसेस यूज करें। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे एक्यूमुलेशन के आसपास वापस बैंकिंग स्टॉक्स आए हैं, क्योंकि मोमेंटम अच्छा बना है। बिल्कुल जी, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, और एक रेट कट आपको शायद नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर के आसपास देखने को मिले। ग्रोथ का मोमेंटम अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, पर स्टॉक स्पेसिफिक रहे। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो प्रेफरेबल बेटर है।
चलिए, तो ये बात बैंकों को लेकर के निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है एक दो और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को तलाशने की कोशिश होती है, जहां पर कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जानना चाह रहे हैं इस गिरावट। आज बुरी तरह टूटा हुआ है इरिडा, और क्या यहाँ पर इरिडा पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या सर? आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये शेयर शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पर जाकर के आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बाइंग हो सकती है? क्योंकि 180 के आसपास ऐसा लग रहा था कि शायद अभी ये 200 के पार जाएगा, लेकिन दोबारा 170 के नीचे कैसा लग रहा है आपको इरिडा सर? बिल्कुल जी, 162 165 इसका बेस है, वहीं के लोस लगे हैं, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। दिक्कत देखिए बिल्कुल जी, स्टॉक बैन में है, बैन में होने की वजह से SLBM वगैरह में भी ये स्टॉक आता है, तो काफी चीजें होती है जिसकी वजह से स्टॉक में इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंककि ये स्टॉक ज्यादा लेवरेज भी है, काफी लोगों की पोजीशंस होती है, बैन में भी आता है, तो इसी वजह से गिरावट जब आती है तो ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। पर 160 165 एक अच्छा सपोर्ट है, उसी के लोस लगा के स्टॉक ऊपर आया, तो मुझे लग रहा है डिप में इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जी, चलिए, इस बीच जो है यहाँ पर जो है एक जो है और शेयर पे बात करते हैं, और जाना भी है यहाँ पर अरुण जी को। तो फिर जो है पंकजा कुमार जी का एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि सर इस गिरावट में कहाँ पर बाय करना चाहिए। ये सवाल अभी हमने पूछा था अरुण जी से, हो सकता है आप थोड़ा लेट जुड़ी हूँ पंकजा जी, लेकिन सर ये सबका सवाल है, इस समय लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए। तो आपकी, जैसा आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए, गिरावट में बाय करना चाहिए, तो एक बार जरा इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दोबारा दे सके तो। बिल्कुल जी, क्लियर रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स को गिरावट पे बाई करना है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आज कल या परसों के लिए बाई करना है, तो हेल्थ केयर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर पे नजर रखें। ये दो सेक्टर ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, तो इनमें मैंने 3-4 स्टॉक सुझाए भी हैं। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस करेक्शन में, तो पहला प्रेफरेबल बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करें। अगर सेकेंड, अगर प्रेफरेबली अगर किसी को बेट करना है, तो अगेन निफ्टी IT रहेगी। IT स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ये 3-4 सेक्टर पे आप नजर रख के चल सकते हैं। ठीक, सर जो है इस बीच प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर आधे घंटे हो गए सर, पूरे मतलब कार्यक्रम के जो है पूरा आधा कार्यक्रम खत्म हो गया, कहाँ हैं आप? आई डोंट नो सर, क्या जूम से इशू हो रहा है, बार बार मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, अब कोशिश करते हैं फ़ोन पे ही बातचीत करने की, क्योंकि बहुत सारा समय निकल गया है। कोई अगर कॉल अगर बीच में आए तो आप प्लीज़ अपने जो है अलर्ट। एक ब्रेकआउट आया, मैं कंपनी का नाम पहले बता देता हूँ। कंपनी का नाम है हपटाउन, HUPTOWN। इसमें करंट लेवल से बाय करना है, अभी 235 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कल भी 20% के अप्रॉक्स आप मोमेंटम होके क्लोज हुआ था, और अभी भी देखिए आज बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, मार्केट खराब है, और जिस तरीके से मोमेंटम है, यहाँ पे आपको करंट लेवल से बाय करना चाहिए जी। और आपको यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा 245 का, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 226। तो 226 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 245, और सेकंड टारगेट रहेगा 255। और मेरा जो टाइम होराइजन रहेगा मिनिमम 2 वीक्स के लिए है, इंटरडे के लिए नहीं है, मिनिमम 2 हफ्ते के लिए आपको। ठीक, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। हब टाउन जी, ठीक है, आ गया स्क्रीन पर आ गया। एक बार फिर से जरा रिपीट कीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस सर जरा। टारगेट रहेगा 226 का 226, और इसमें पहला टारगेट जो रहेगा 226 कैसे सर? 235 पे तो ट्रेड कर रहा है। हाँ, 226 में रहेगा स्टॉप लॉस, और 245 में रहेगा मेरा टारगेट। ठीक है, ठीक, 226 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। अभी हब टाउन पे नजर बना करके चलिए, 235 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% की मजबूती यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी निगाहें जो है वो बनी रहनी चाहिए। 235। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट लोग के साथ भी शेयर किया है, बहुत अच्छा चल सकता है और अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना है। ठीक, एक बार पीसीआर की टीम आपसे कोशिश करती है एक बार और लास्ट टाइम ट्राई करने की, तब तक मैं थैंक्स कर दूं अरुण जी को। अरुण सर, कोई चलते चलते कोई ट्रेड आप यहाँ पर रिकमेंड करना चाहेंगे, और डिस्क्लोजर आपकी तरफ से क्या रहेगा? मुझे डिस्क्लोजर क्लियर है। मैक्स हेल्थ हमने कल 2-3 प्लेटफॉर्म में रिकमेंड किया है, तो उसका नाम मैंने आज भी लिया है, तो वो एक डिस्क्लेमर जरूर रहेगा। डिफेंस स्टॉक्स पे HAL BEL पे शायद हम आज रिकमेंडेशन दे दें, अभी तक दिया नहीं है, पर ये दोनों पे मेरी नजर है,
तो ये 2-3 स्टॉक्स आप जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनकी नजर जरूर होनी चाहिए। विपुल जी, और एक चीज पे मेरी एक छोटी राय है, सभी जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जी ईरान इसराइल की जो युद्ध है अगर ये बढ़ता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा, तो उस पर एक जरूर एक अपनी पैनी निगाह जरूर रखें। पर जहां तक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी रहेगा। सेकंड, विपुल जी, स्टॉक्स काफी डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पास कोई भी स्टॉक का होल्डिंग नहीं। कोई भी स्टॉक का होल्डिंग नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक दर्शक का कमेंट था कि जो ये लोग एक्सपर्ट जो आपके यहाँ आते हैं उनको खुद तो होल्ड करते नहीं हैं, तो फिर मतलब जो है क्यों राय देते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें, अगर उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा तो निश्चित एक तो पहले तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, दूसरा अगर उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय रहेगा और उन्होंने खुद ले रखे हो तो पॉजिटिव ही बोलेंगे ना, तो इसीलिए एक डिस्क्लोजर लिया जाता है। तो इसको आप लोग जो कहते हैं खुद तो खरीदा नहीं दूसरों को बता रहे हैं, तो ये बहुत सारे कमेंट जो है अजीब अजीब तरीके के आते हैं, मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, प्रदीप जी से संपर्क फिर से टूट गया है, लेकिन उनसे संपर्क फिर से हम लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच 8 हफ्ते के लो स्तर पर पहुंच चुका है रुपए में बड़ी गिरावट है। रुपए पर भी हम चाहेंगे थोड़ी देर पर जो है ग्राफिक्स के जरिए भी आपको अपडेट करें। रुपया, सोना, कच्चा तेल, चांदी, इन सब में हम देख रहे हैं कि बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल 10% ऊपर पहुंच चुका है आपका, जो कि भारतीय बाजारों के लिए बड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि हम जिस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे वो कैलकुलेशन अगर गड़बड़ाती है कच्चे तेल की वजह से, इन्फ्लेशन को लेकर के बाकी ग्रोथ प्रोजेक्शन भी गड़बड़ा जाएंगे। ये बड़ा कंसर्न हो सकता है अगर ये कच्चा तेल इसी तरीके से आने वाले दिनों में ऊपर ट्रेड करता है। गोल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि 1 लाख का स्तर जो है वो पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है हम देख रहे हैं सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब रुपया जो है नई डॉलर के मुकाबले जो है लो बनाता हुआ 8 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 86.17 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए में। तो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता हुआ, महंगाई के आंकड़े जिस पर हम बातचीत करते शायद आज डिटेल में, जो कि 2.82% के आसपास मई में निकल के आई है, लेकिन कल की जो स्थिति परिस्थिति बनी है उसके बाद से अब इस नंबर के कोई मायने नहीं रह गए, बल्कि अब कच्चे तेल की कीमतों की बात हो रही है। ये देखिए आप जरा इस समय गोल्ड में क्या तेजी देखने को मिल रही है। बुलियन आपकी स्क्रीन पर रेट जो है देखने को मिल रहा है। तो सोने, चांदी, इक्विटी मार्केट, हर जानकारी आपको बोनस पे मिल रही है। आप देखिए गोल्ड में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है। 1 लाख के ऊपर गोल्ड ट्रेड करता हुआ जो है इस समय एमसीएक्स पर, कॉमेक्स पे हम देख रहे हैं करीब 1.25% की तेजी। सिल्वर की बात करें तो 0.5% की मजबूती इस समय एमसीएक्स में देखने को मिल रही है, और ये 1,06,350 रुपये प्रति किलो पे ट्रेड करता हुआ, और कॉमेक्स पे ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन मजबूती वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एमसीएक्स के में हम देख रहे हैं बड़ी तेजी गोल्ड के अंदर 1 लाख के ऊपर जो है वो सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो है आप कच्चे तेल में की कीमतों में यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे सर कि अब ये जिस तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो कच्चा तेल हो, बाकी जगहों पर, ये चिंता बढ़ा रहा है क्या बाजार के लिए? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन नो डाउट बहुत हाई हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी बिकॉज ये मेरा टीम से नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार जूम का आपका टीम की तरफ से ही हो रहा है। मैंने बार बार कंफर्म किया, मैंने इनफैक्ट 4-5 डिवाइस से ट्राई कर रहा हूँ सेम जूम पे, लेकिन बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, जो मुझे लगता है कि सर ये जो टेंशन है और भी थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, तो इसीलिए बहुत सतर्क होकर ही ट्रेड करना है मार्केट में। जी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं सर बैंकों को लेकर के। अब थोड़ा सा डिफेंस पे अभी कुछ एक शेयरों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। आप भी लाइव में देख रहे होंगे, जो सवालों की झड़ी लगी हुई है उसमें बार बार आ रहे हैं मझगांव डॉक, और कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातचीत की। आप चाहेंगे तो प्रदीप जी के साथ कल का शो हमारा देखिएगा एक बार, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिलेगा। लेकिन अभी जो सवाल आपके हैं कुछ एक पे बातचीत कर लेते हैं। मझगांव डॉक पे क्या करना चाहिए सर अभी करंट प्राइस को लेकर के? जिस तरीके की गिरावट तो नहीं, अब तो मतलब जिस तरह की रिकवरी आज डिफेंस में देखने को मिल रही है इस गिरते बाजार में, क्या सलाह रहेगी आपकी मझगांव पे? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम इस काउंटर पे नहीं है। और मेरा तो एक मानना था कि बाय ऑन डिप करके चलना है, और एक बार तो बाय ऑन डिप हो चुका है। एक बार वेट कीजिए, जिनके पास है बने रहिए, कुछ टेंशन यहाँ पे नहीं है। ऑल टाइम हाइस मैं हमेशा से बुलिश ही हूँ, बस उसी दिन निवेश करना है जिस दिन थोड़ा डाउन रहेगा। बने रहिए, नो इशू। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, मुझे लगता है एक बार अगर 3150 का लेवल आता है और 3050 का लेवल आता है, उस टाइम पे आपको एक बार बाय करना चाहिए इस जोन पे। अभी नहीं, जिन्होंने बाय करना, मान लीजिए अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 50% इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी 50% एक बार फिर से एक डीप में आपको करना है।
ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कल कल आप उसको जाना था तो ये आपसे नहीं पूछ पाया कि आपके 1 2 3 4 जो कि रचित जी से हमने पूछा था, वो अगर डिफेंस में फेवरेट हों तो वो कौन से होंगे? क्योंकि ये जो रिकवरी और अब जो दुनिया में हालात बन रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है अगले साल 2 साल तक दुनिया में शांति रहने वाली नहीं है। या ईरान इजराइल का चल रहा है, उधर बाकी जगहों पे जो तनाव बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ साथ इधर हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के साथ हमने देखा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अभी दुनिया में शांति नहीं रहने वाली है। मैं ऐसे में डिफेंस की डिमांड जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आपके फेवरेट 2-4 स्टॉक्स वो कौन से होंगे जहाँ पे आपकी नज़र रहेगी? बहुत लोग पूछ रहे हैं इस मतलब जो है आज में कौन से शेयर खरीद सकते हैं, आज खरीदना भी है कि नहीं? विपुल जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि डिफेंस में मेरा दो ही सबसे अच्छा कंपनी लगता है जो मुझे, देखिए नो डाउट डिफेंस काउंटर ही बहुत अच्छा है। HAL हैल का अभी 5050 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे आप 2 से 3 साल के लिए भी अगर आप बाय करके जाते हो तो ये अच्छा लिए ये स्टॉक पर्टिकुलर आपके लिए अच्छा एक आपको मुनाफा दे के जा सकता है। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा BEL। ये दोनों काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा मानना सर ऐसा है कि दोनों काउंटर में आप मिनिमम 2 साल के लिए निवेश कीजिए। यहाँ से BEL जैसे कि मैंने बताया, देखिए आपके प्लेटफॉर्म में मैंने 170 से 270 से और हमने डिस्कशन किया था, तो अभी तो देखिए इतना ऊपर आ गया BEL। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल ओनली फॉर एज जो डिफेंस काउंटर है। और इनफैक्ट मतलब मैं तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा क्योंकि लगातार लास्ट 2 महीने से जितना आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि ये जो डिफेंस काउंटर है, डिफेंस काउंटर को लेके आपने इतना बार बात किया। मैं तो कभी कभी सोचता भी हूं कि आप एक ही स्टॉक लेके क्यों बात कर रहे हो ज्यादा। अब कमेंट भी देखता हूं, कल भी मैंने देखा डिफेंस को लेके बात किया क्योंकि डिफेंस में ज्यादा डिमांड है और कमिंग फ्यूचर में भी है। सर मैं HAL एंड BEL के दोनों काउंटर के साथ जाना चाहूंगा। ठीक सर, थैंक यू सर। और सर दरअसल कई चीज़ों को की महक आ जाती है, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप इतने साल से हो तो थोड़ी बहुत अंदाज़ा लग जाता है। जब से बजट आया, एक तो ये क्लियर था कि हमें कंजम्पशन स्टोरी पर ध्यान रखना होगा। सबका फोकस FMCG और बाकी चीज़ों पे था। आत्मनिर्भर भारत पर जब भी बात हो रही थी, मेरा फोकस इस बात पे था कि निश्चित रूप से सरकार का फोकस ये रेलवे पे, ये जो PSU कंपनियों पे देखने को मिल रहा है। ये कंपनियां आउट परफॉर्म करेंगी और पिछले कई महीनों से जो है हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। और डिप होने के बाद भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करे। GR80 पे आज हम देख रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ साथ GR80 पे भी अच्छा मोमेंटम है। और आपके लिए स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन पे काफ़ी सवाल थे, वो आपसे बात नहीं हो पाई। SCI, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ट भाग गया 225 10% ऊपर, बताने ही वाला था। और 216 पे सर, मैंने जब सवाल आपसे किया था आपका संपर्क नहीं हो पाया। 215 पे मुझे लग रहा था कि ये इसी वजह से मैं PCR से भी बार बार कह रहा था कि किसी तरीके से कनेक्ट करवाओ, लेकिन वो नहीं हो पाया, कनेक्शन निकल गई हवा हाथ से। 10% ऊपर सर। अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है? देखिए मुझे लगता है ये जो रैली है ना सर, ये 235 234 तक जाने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट 15 मिनट 10 मिनट से 225 तो आ गया सर। 235 सर, 235, सॉरी, ओके ठीक है। ये तो मुझे लगता है जिनके पास है अब अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ट्रेल करके रखिए। अभी 215 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे पहला जो टारगेट होगा 235 का और आपको बने रहने का है। लेकिन आज का मूव ऑलरेडी देखिए 10% चल चुका है, तो फ्रेश बाय आप यहाँ पे करना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया था और उस टाइम पे 210 212 के आसपास था। आपने बहुत बार ट्राई किया, अभी आधा घंटा पहले ही उस टाइम पे 216 ट्रेड हो रहा था और मैं SCI का ही कॉल देने वाला था, लेकिन संपर्क कोई बात नहीं सर। अभी मुझे लगता है कि 234 235 बॉल जल्दी आने वाला है। ठीक, तो अभी भी यहाँ पर जो है 234 235 235 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो आप देख सकते हैं। क्या अभी के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं क्या सर 235 के टारगेट के लिए? अभी के लेवल पे एंट्री एक्चुअली करना थोड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 10 मिनट से भाग चुका है। तो बेटर होगा एक बार डीप मिले, फिर से एक बार 218 220 के आसपास मिले तो उस टाइम पे आप एंट्री कीजिए। ठीक है सर। और ये जरा जी शिपिंग देखिए, क्या ये जो है अरुण जी को भी पसंद आ रहा था और यहाँ पर जो इस पे रैली के बाद ये फिर से ये भागना शुरू हो रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम SCI छोड़ करके या ये जो 4-5% ऊपर है अभी जी शिपिंग, इसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं क्या? ओके सर, बेसिकली देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम बना है। एग्जैक्टली जो पैटर्न बना था SCI में सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज कल परसों मतलब नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम यहाँ पे आपको बहुत जल्दी
1065 का जो लेवल है वो अब देखने को मिल सकता है। 1065 101 1070 का प्राइस आपको मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। ठीक। चूंकि बात हो रही है शिपिंग डिफेंस पे, इस पर हम कोशिश करेंगे इसका 3-4 मिनट का एक चंक अलग से हम निकाल दें। तो SCI हो गया, GRSC हो गया, इसके अलावा सर जरा जी शिपिंग हो गया। GRSC देखिए सर, GRSC में भी मोमेंटम बन रहा है, 3% ऊपर है और ये भी उसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और ये भी नए इंट्राडे हाई बना रही है। तो क्या ये रिकवरी और तेज होगी क्या यहाँ पर? नो डाउट विपुल जी, देखिए जो जिस तरीके से रैली अभी हो रहा है, मतलब आपने एकदम राइट टाइम पे इसको पकड़ा है। अभी करंट लेवल से भी बाय करके जा सकते हो बहुत जल्दी। आपको यहाँ पे 3095 का टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पे 3140 का आने वाला है। और जिनके पास है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3046 का। देखिए बात करते करते डे हाई लगा रहा है, मुझे लगता है 3095 बहुत जल्दी एंड 3140 सेकंड टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। 3095, अभी 3072 चल रहा है। ये चार्ट हटा दीजिए क्योंकि ये 10 मिनट लेट है। ये देखिए आप जरा, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ यहाँ पर GRSC का शेयर 3077 का प्राइस अब देखने को मिल रहा है। 20 रुपए ऊपर के अभी भी टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है 3080। बहुत टाइमली। कोचिन शिपयार्ड भी अभी एक मोमेंटम में है, मुझे लगता है 2190 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 2220 2220 रुपए का टारगेट आज आ सकता है। तो जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके करंट जोन से जा सकते हो। इस केस में एक स्टॉप लॉस होगा 2165 का, 2165 रहेगा स्टॉप लॉस और मुझे लगता है 2220 का एक टारगेट आना चाहिए बहुत जल्दी। 2220, इसके भी चार्ट दिखा दीजिए। 2190 पे आ गया, 30 रुपए ऊपर यहाँ पे टारगेट निकल करके आ रहे हैं। ये सभी जो है मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चार्ट देखिए एक एक करके सारे। इस चंक को हम थोड़ा सा अलग से भी अपने दर्शकों के लिए निकाल के लेके जाएंगे। 2220 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। तो कोचिन शिपयार्ड भी सर अभी खरीद के चल सकते हैं ना? स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? हाँ, 2160 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब एक बार जरा फटाफट अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा दें ये तीनों चारों शेयर जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्क्रीन पर जो है एक बार लेके आ जाइए GRSC, ताकि इस सेगमेंट को जो है 2-4 मिनट के हम जो है अपने दर्शकों तो को एक बार जब देखें तो समझ पाएँ कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है शानदार मूव बनता हुआ, यहाँ पर अभी भी 234-35 के टारगेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा GRSC की बात करें 3.25% ऊपर, ये भी नया इंट्राडे हाई बनता हुआ 3063 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। मझगांव में कोई गुंजाइश है कि, हालांकि ये सुस्त है आज थोड़ा सा, मझगांव के अंदर वो बात नहीं दिखाई दे रही है अभी, मझगांव पे नहीं, लेकिन GRSC देखिए आप यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। कोचिन शिपयार्ड पे भी हम बात कर रहे थे, मझगांव थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। कोचिन शिपयार्ड पे अब 2192 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पर 2220 के आसपास के टारगेट दिए गए हैं। 2192 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ, तो ये स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब जो है वापस जो है लौटते हैं। अब समय थोड़ा सा टाइट है, लेकिन आज सर हम सोच रहे हैं कि इस गिरावट में जब भी हम बात करते हैं लोगों का एक वो रहता है वीकेंड के लिए कुछ छोटे शेयरों पे बात अवश्य की जाए, और वो छोटे शेयर जो कि आगे चल के बढ़ सकते हैं। तो 100 रुपये से सस्ते शेयरों पे कुछ बात करेंगे, और जिसमें कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्योंकि आज मिड कैप में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ एक शेयरों को ढूंढने की तलाश रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपकी टिप्पणी पहले सर शुरू करना चाहेंगे NMDC के साथ। ये जो है मोमेंटम बीच में इसने अच्छा दिखाया है, क्या यहाँ पर अभी फंडामेंटली या फिर टेक्निकली अभी क्या पोजीशन बनाई जा सकती है, और यहाँ पे लेवल आप क्या देख रहे हैं, क्या स्तर रहेगा सर? बहुत सर सुस्त कंपनी है, अभी 71 के आसपास चल रहा है। देखिए बहुत टाइम से, लास्ट 3 से 4 हफ्ता हो चुका है, 3 से 4 हफ्ते से लगातार ऑलमोस्ट 75 76 के आसपास एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय अगर आप करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नहीं चल रहा है बहुत टाइम से। एक बेसिकली सैंडविच पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके एक बेस बनाया, लेकिन मुझे लगता है फिर से एक बार रिटेस्ट में 67 65 तक आ सकता है। और विपुल जी, मैंने ना बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है। मैं देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया स्टॉक बोलता हूँ बाय ऑन डीप करके जाना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट फिर से नीचे आएगा। और आज का जो सुबह का एक डीप था ना, बहुत ही बढ़िया था, और इन्वेस्टर को आज पता चल रहा है कि प्रदीप हलदर जी क्यों बोलते थे कि बार बार बाय ऑन डीप करके जाना है। सो मेरा मानना यहाँ पे यही है कि एक बार आप इस काउंटर को 65 64 के अगर आसपास मिलता है तो आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो। उस केस में अब टारगेट होगा 85 और 95। अगर 100 के ऊपर सस्टेन करेगा उस केस में यहाँ पे और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा।
अब इस केस में आपको 58 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आप 63 64 के आसपास बाई करके जाते हो तो। ठीक सर। कैनरा बैंक लेकर के आते हैं 100 रुपये के से सस्ता शेयर तो अब नहीं रह गया है, लेकिन हाल फिलहाल में इसने 100 रुपये का लेवल क्रॉस किया है। तो इसको अगर हम मान के चलें कि चलिए ठीक है 100 रुपये के आसपास का शेयर है, क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम दिखाया और बहुत टाइमली इसको भी हमने डिस्कस किया था और अच्छा प्रॉफिट लोगों को मिला। अब यहाँ पे आज 3-4% की गिरावट है। बैंकों को लेकर बहुत लोग पॉजिटिव भी हैं। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 111 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर बेसिकली 2 दिन पहले क्या हुआ ना, जो पीएसयू में रैली था वो रैली खत्म हो चुका था। तो हमने क्या किया, जो हमने पीएसयू में थोड़ा बहुत 1-2 कंपनी में कॉल दिया था उसका स्टॉप लॉस कटा है, तो हमने बोला कि सबको आप एग्जिट कर जाओ। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड में पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो अभी 111 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से 105 107 के आसपास मिलेगा। देखिए आज का डे लो है 107 के आसपास, तो जिनके पास है देखिए अगर मार्केट नीचे आता है तो उस केस में और भी आपको डाउन प्राइस मिल सकता है। तो आप एक बार मिनिमम आपको अगर रहना है तो फिर आप मिनिमम आपको 6 से 8 महीने का व्यू आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कैनरा बैंक पे ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा जो है जरा फटाफट लेकर के आते हैं यहाँ पर रतन इंडिया पावर इस पूरे हफ्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। आरटीएन पर जो है कहीं आपने ट्रैक किया सर? आपने कहीं नज़र पड़ी आपकी? और क्या व्यू रहेगा? एक रैली के बाद अब शांत हो गया है। देखिए आपने उसी दिन मुझे पूछा था जिस दिन इसका टॉप था ऑलमोस्ट 16.30, आपने मुझे पूछा था 16 टका के आसपास जी। रतन पावर लिमिटेड। तो उस दिन ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं बाय कॉल नहीं देता हूँ, और जिनके पास है आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि देखिए कोई न्यूज के चलते आप बाय करेंगे बाद में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना था रतन पावर में, इसीलिए मेरा मानना था रिलायंस इंफ्रा में। देखिए उस दिन हमने रिलायंस इंफ्रा में बात किया था, और रिलायंस इंफ्रा का अभी अगर आप प्राइस देखेंगे अभी प्राइस 390 के आसपास चल रहा है। आज से 3 दिन पहले हमने सुबह बात किया 420 पे, आपने मुझे पूछा, मैंने बोला नहीं लेना है मुझे एक बार मैं लूंगा तो 360 350 के आसपास आता है तो फिर से मैं उस जोन पे कंफर्टेबल रहूंगा बाई करना। लेकिन देखिए अभी नीचे आ गया तो मुझे नहीं लेना है ऐसे स्टॉक सर अभी। जी चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ बीच में दिखाई दिया था जीएमडीसी के अंदर सर। जीएमडीसी भी देखिए सर, ये क्या ये ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पर कुछ गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? आज के गिरते बाजार में हरा निशान दिखाई दे रहा है 1% की। हालांकि ये छोटे शेयर में शामिल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल थे इसलिए इसको बीच में ले लिया। जी सर, आपकी टिप्पणी। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रांग है, हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है, वो भी 445 के आसपास 450 के आसपास। तो मेरा मानना सर यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास है आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 430 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर एक बार 430 जो 440 का एक रेसिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको एक बार फिर से ऑल टाइम जो हाई है वो आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बार अगर 383 85 के आसपास आता है। फिलहाल देखिए आज का जो लो है ना, आज का लो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 389 का एक पैनिक लो था। तो ये परफेक्ट बाइंग जोन था 392 के आसपास। तो फिर से अगर आपको मिलता है उस केस में आप बाय ऑन डिप करके जाइए, और काउंटर स्ट्रांग है इसीलिए देखिए रिकवर होके 400 के ऊपर आ गया, इनफैक्ट 410 के आसपास अभी चल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 430 से लेकर 440 का टारगेट देखने को मिलेगा इस काउंटर में। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी के लिए की तरफ चलते हैं, वो है जीएमआर इंफ्रा। बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं सर, इसका ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आ रहा है। क्या आगे चल के कोई उम्मीद है इसमें? 81-82 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर जीएमआर एयरपोर्ट सर, जीएमआर इंफ्रा पहले था, अब जीएमआर एयरपोर्ट हो गया है, तो अभी 81 के आसपास ट्रेड करता हुआ है। जी देखिए बेसिकली अभी 81 के आसपास चल रहा है विपुल जी, और आपने इसको स्टॉक को लेके भी मैंने डिस्कशन किया, मैंने बताया था आपको 84 85 के आसपास, कभी भी अगर 76 77 के आसपास आता है उस टाइम पे मैं बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। फिलहाल देखिए स्ट्रक्चर खराब है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सपोर्ट है 76 के आसपास, तो इसीलिए 76 77 जब एक बार आएगा उस पर आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता ऐसे स्टॉक पे, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो फिर करके जा सकते हो आप। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा उस केस में 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 76 77 आए तो बाय कीजिए, और अभी जिनके पास है बने रहिए। आपके रिकमेंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल बोलिए सर, क्योंकि हम इसीलिए ऐसे शेयरों को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। अगर उन्हें एग्जिट करना है
तो एग्जिट कर लें, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं, सवाल आते रहते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं और हफ्ते के अंत में इसीलिए छोटे शेयरों पे ज़्यादा बात करते हैं। यस बैंक सर, जरा बहुत मतलब पिछले जब से जापान के बैंक की खबर आई, मतलब भर भर के सवाल आ रहे हैं लोगों के, बहुत लोगों ने भर भर के ख़रीदे भी हैं। 20-21 के आसपास बहुत लोगों की पोजीशन हो गई है। अभी जो है ये 0.25% आज की गिरावट में देखने को मिल रहा है, हालांकि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी यहाँ पर भी आई है इंट्राडे में। क्या टिप्पणी रहेगी 20 रुपये के आसपास? देखिए येस बैंक पे बहुत स्मॉल रिटेलर जो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है, और उनका सर एक ड्रीम है कि येस बैंक एक दिन 40 हो जाएंगे, येस बैंक एक दिन 50 हो जाएंगे। अगर येस बैंक को लेके मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया तो सोचेंगे कि भाई कैसा एनालिस्ट है। जैसे कि सुजुलॉन को लेके बताया था, देखिए आज तक ऊपर नहीं आया, नीचे ही जा रहा है। सो बेसिकली देखिए येस बैंक राणा कपूर जी का जब पास था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मेरे लिए डायमंड है और मैं तो नहीं बेचूंगा, और मेरे 3 नेक्स्ट जनरेशन को भी मैं बताऊंगा कि वो भी ना बेचे। एक महीने के अंदर हमने देखा 220 का स्टॉक 50 रुपीज में आ गया था, एक महीने के अंदर अंदर उस टाइम पे। तो देखिए मल्टीपल न्यूज चल रहा है, मल्टीपल एक्विजिशन होने का खबर आ रहा है, बार बार सीईओ चेंज हो गया, बार बार मैनेजमेंट चेंज हुआ, लेकिन फिर भी अभी देखिए जो 25 का लेवल है, 26 का लेवल है, इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो रहा है। और आपको येस बैंक नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपके पास है तो ऑलवेज ट्राई कीजिए। कभी भी अगर एक 20% 15% जैसे कि न्यूज आ ही जाता है, अब कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी न्यूज आया है कि येस बैंक को ही पता नहीं है कि उनके साथ किसका एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन मीडिया में न्यूज चलता है। तो ऐसे हायर टाइम फ्रेम में एग्जिट करने का सोचिए, बिल्कुल भी आपका पैसा यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए लास्ट 5 साल हो गया मैं सुन रहा हूँ ये फिर से येस बैंक एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो बेटर होगा एक बार अवॉइड कीजिए, ऐसे बैंक पे आप निवेश बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक सर। सर जरा एक जरा निकाल के रखिए जरा, एनएचपीसी पे बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, और एनएचपीसी मतलब ऐसा ये भी जीएमआर हो गया सर, मतलब मतलब नहीं चलने को राजी है, लेकिन सवाल इतने रहते हैं कि ठीक है अब रोज जो है हमको भी चर्चा करनी पड़ जाती है। अभी क्या करना चाहिए एनएचपीसी पे, कुछ गुंजाइश है? इसका आपको याद है सर, मुझे भी याद है, अभी तो हमारा डेली एक हैबिट हो गया है सब चीजों को लेके बात करना। मैं चार्ट नहीं देख भी नहीं रहा हूँ, हाँ इतना कोई बात नहीं, याद है। लेकिन 92 93 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, ऑलमोस्ट हमने डिस्कशन किया 7 दिन में ब्रेक हो नहीं पाया। एक दिन 92 में ही खड़ा था और आपने मुझे पूछा था तो अभी क्या हो रहा है प्रदीप जी बताइए। मैंने बोला नहीं सर, 92 के ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाए। क्लोजिंग नहीं हुआ था, तो देखिए 92 से क्लोजिंग नहीं हुआ, फिर से 86 के आसपास आ गया। इसका पोटेंशियल एक बाइंग जोन बन रहा है 81 82 के आसपास। फिलहाल इसका जो फंडामेंटल है उतना खराब नहीं है, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर वाइज सही है। अगर आप 81 82 के आसपास बाय करते हो, इस केस में आपको एक बार 73 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस मेरा 71 ही रहेगा। ठीक सर। अगली कंपनी सर जो आपकी पसंदीदा कहें नापसंदीदा कहें, नाम आपको पता सर ही मैं है। बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है बताइए। 65 के आसपास अभी चल रहा है, तो मेरा मानना सर यही है कि सुजुलॉन को नहीं लेना है सर। तो मुझे लगता है कि सर देखिए काउंटर में देखिए एक चीज क्या हुआ ना, देखिए फंडामेंटल सही है, फंडामेंटल सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम है ना, इसमें बाय करने का अवॉइड मेरा राय रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने 74 75 में बाय किया है। अब ठीक है, आपका व्यू सही है कि चलो ऊपर आ जाएगा तो बेच देंगे 85 100। आप उसी दिन आप एक टाइम में ऐसा कमेंट आया सर मेरे पास कि ट्विटर में, अरे आप ही बोलोगे जिस दिन 200 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, मैं 200 आ जाएंगे तब मैं बाय करूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन फंडामेंटल, आई बिलीव इन टेक्निकल। वो टेक्निकली जब सस्टेन करेंगे उस टाइम पे हम सुजुलॉन लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखिए अभी नहीं चलेगा, 2-3 महीना नहीं चलेगा। और मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसके अंदर नेक्स्ट 6 महीना चलेगा। तो ऐसा मेरा साइकोलॉजी है, बिलीव है। आप देखेंगे 74 रिसेंटली टॉप बन चुका है, आज का लो है 63। मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए, 58 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मैंने जब 75 आया था मैंने आपको बोला था कि 73 स्टॉप लॉस होना चाहिए। 73 कट के नीचे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास था स्टॉक नहीं होना चाहिए फिलहाल अभी। और एंट्री मत कीजिए, मैं पॉजिटिव होऊंगा सुजुलॉन पे। पहले तो 100 क्रॉस करने दीजिए। एक जो 100 का जोन है सर वो साइकोलॉजिकल होता है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल बहुत चेंजेस हुआ है, बहुत पॉजिटिव हुआ है लास्ट 2 साल से, इसका इफेक्ट भी आया है, इसीलिए स्टॉक 20 रुपीज 25 रुपीज में था, ऑलमोस्ट 75 टॉप बना दिया। लेकिन जो पी अभी शो कर रहा है इसका बेसिकली 42 है। रिसेंट जो बुक वैल्यू, रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसके साथ एडजस्टेड नहीं है।
तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा, फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। और एक चीज, रिसेंटली प्रोमोटर ने भी 20 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे बेचा है, और पहले भी ऑलमोस्ट होल्डिंग था प्रोमोटर का 13% के आसपास, और रिसेंटली 20 करोड़ जो शेयर से बेचा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है वहाँ पे प्रतिफलता नहीं रहता है। ओफ, ये जो आपने पिछली बार डायलॉग दिया था ना, ये मतलब धुआंधार था। जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ प्रदीप हल्दर नहीं रहता। तो ये मतलब जो एक मतलब स्टेटस वाला आपने जो मतलब वो किया था। हाँ, अगली कंपनी पे बातचीत करें उससे पहले सर जरा बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं आर सिस्टम को लेकर, प्रॉफिट बुक कर लेके आज ज़बरदस्त तेज़ी है। तो इसी सेगमेंट का में ही इसको ले लेते हैं, वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। आर सिस्टम पे आपकी कॉल थी, बहुत लोग कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है आर सिस्टम के अंदर। ये जबरदस्त मूवमेंट आया विपुल जी। मेरा आज से 3 दिन पहले ही कॉल था, और इतना मार्केट गिरा लेकिन स्टॉक गिरा नहीं है। फिलहाल देखिए, मार्केट सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट खराब होता है तो बहुत सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन स्टॉक ने नीचे नहीं गया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरा मानना है कि देखिए आज 40456 का एक आसपास हाई लगा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। अब स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में और मुझे लगता है कि एक बार 478 480 तक जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है यहाँ पे, एंड पास्ट परफॉर्मेंस जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक शेयर और सर, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, ये जरा इंटरप्राइजेस वाला शेयर निकल करके आइए जरा। स्क्रीन पर आज 2.25% की गिरावट रही है। एक तरफा ये भी चला था, ये दोनों एक साथ ही चल रहे थे, रतन इंडिया पावर इंटरप्राइजेस, और खबर इंटरप्राइजेस पे शायद कोई थी, और भाग पावर भी रहा था उसके साथ, क्योंकि सुजलॉन और आर पावर में अच्छा मोमेंटम बना हुआ था उस समय। तो अभी क्या करना चाहिए सर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस 60 के देखिए, आसपास? मेरे ख्याल से सर, अभी जिनके पास है अब बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है, लेकिन ऐसे कंपनी में ना मैं एक्चुअली रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन देखिए, इसका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, इसका स्टॉप लॉस बेसिकली हो रहा है 57 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 57 अगर इसके नीचे गया तो ये खराब हो सकता है। रिसेंटली जो टॉप बना है ऑलमोस्ट 68-70 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि उसके ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल देखिए, इसको लेके हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, और मैंने बताया था आपको कि आर पावर, रतन एंटरप्राइज, अपना जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सारे कंपनी में जो आपको प्रॉफिट बुक करके जाना है। और देखिए, उसके बाद ही नीचे आ गया, रिसेंटली 68-69 था, वहां से अभी 59 हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉफिट बुक अब करते रहिए हायर टाइम फ्रेम में। आर पावर पे क्या बोल रहे हैं सर अभी आप? कोई बोला है आपने तो कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो है जो लोग देख रहे हैं थोड़ी सी स्पष्टता उनके दिमाग में आ आर जाएगी। पावर, जिस दिन सर आपने एक क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहूंगा, क्योंकि उसी दिन 52 के 51 के आसपास चल रहा था। पहला ब्रेकआउट आया था 58, सेकंड नॉन स्टॉप भाग के ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ गया था। तो रिसेंटली देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 74 75 का एक जो टॉप था, और मैंने वहां पे 2 दिन पहले बताया सेम प्रॉफिट बुक करके जाना है। अभी भी यही बोलूंगा, 68 67 के आसपास चलना है, आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करके जाना है। क्योंकि हो सडनली कुछ न्यूज की वजह से जितने भी ये अनिल अंबानी वाले काउंटर से सब कुछ चल रहा है, मार्केट में बहुत सारा अलग अलग न्यूज चल रहा था। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार चल चुका है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है ये सारे काउंटर में, तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। फिर से अगर मार्केट क्रैश होता है, नीचे आता है, उस केस में आप फिर से एंट्री कीजिए, अभी नहीं। ठीक है सर। एक जरा छोटे शेयर में जरा एक नई एंट्री लेते हैं, टाटा टेली। इस हफ्ते जो है अच्छा मूव यहाँ पर आया था, कुछ एक खबरें थी उसकी वजह से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पर कुछ एक कैपिटल इन्फ्यूज़न की खबरें यहाँ पर चल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर बीते 1 महीने में एक ठीक ठाक मोमेंटम आया है। कहीं कुछ है आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पे कुछ? देखिए, हायर टाइम फ्रेम में बार बार एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड टॉप बना रहा है। लास्ट टाइम जो टॉप बनाया था 106 के आसपास था। सेकंड टाइम जब जब टॉप बनाया सर ऑलमोस्ट 90 के आसपास था। थर्ड टाइम जब टॉप बनाया 80 के पास था, अभी 73। अब इस बार फिर से घुमा है, मुझे लगता है इस बार का टॉप 74 75 ही है, तो नहीं ऊपर आने वाला। एक बार बने रहिए जिनके पास है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 68। 68 कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसमें फ्रेश एंट्री नहीं करने को है आपको। एंड अगर आपके पास है 68, आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरा जो सर व्यू अभी है, जो जितने भी आप अभी आज में जितने भी स्टॉक को लेके हमने डिस्कस किया, स्मॉल कैप, तो बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप को लेके मार्केट अगर नेक्स्ट 2 से 3 महीना थोड़ा बहुत जो टेंशन है ऐसा रहेगा, तो आपको ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप पे रिटर्न नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग एंड अपना जो कैश है वो एक बार
सही से आपके पास रहना, ओवर बॉट होके एकदम मार्केट में बाई करना सही नहीं हो सकता है इस टाइम में। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, और अगर ये युद्ध जैसी स्थिति दुनिया भर में अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन बढ़ सकता है। जैसा कि आज जैसे दबाव की खबर आई, सबसे ज़्यादा मिड कैप में ही पेन देखने को मिला, और जो जिनमें रेजिलियंस जो है वो लार्ज कैप में और बाकी जगहों पे थोड़ा सा देखने को मिला। तो अगर इस तरह की वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो दूर हो जाइए मिड कैप स्मॉल कैप से, ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक, 50 के नीचे 47 के चल रहा है, ये बहुत लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट में आ जाएगा। आपके क्या सहमत हैं इस बात से कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा? क्योंकि पोजीशन लोगों की 100 रुपए के आसपास बनी हुई है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद में कि चल जाएगा शायद। सर ये स्टॉक मेरा कभी पसंद नहीं था, और देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत खराब है। लगातार लोअर लो, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तीनों टाइम फ्रेम में खराब है। मतलब आपने अगर 2 महीना पहले लिया आपका लॉस, एक हफ्ता पहले लिया लॉस, कल भी लिया आज भी लॉस, और 6 महीना पहले लिया फिर भी लॉस। फिर भी लोग सर यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए 47 के आसपास चल रहा है, क्लियर कट आपको एग्जिट करना है। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है ओला इलेक्ट्रिक। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 38 35 का भी प्राइस आ सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा करंट सीएमपी। जी। अभी अलग जो स्टॉक है ना, उसमें मैंने क्या बताया कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटीज है फिर से एक बार बाउंस बैक आपको मिल सकता है। लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि लास्ट ईयर जब आईपीओ आया उसके बाद एक टॉप बनाया, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। सो बेटर होगा एक बार करंट जोन से आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और अब ये 11% ऊपर हो चुका है, और करीब 10:30 पौने 11, सर 228। दो हमने कॉल भी बताया था, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन ब्रिज का दोनों का टारगेट आ चुका है। चलिए जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जो है जीआरएससी 7% ऊपर हो गया। हाँ बात सही। जी शिपिंग भी 7%। सर एक बार जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए जीआरएससी को लेकर के। ये सेगमेंट अभी चल रहा है हमारा, तो अभी उसके बीच में ये बातचीत हम जरा कर ले रहे हैं। जीआरएससी पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे अब एग्जिट कर लें सर अभी? देखिए अगर इंटरडे के लिए मैंने बताया था बेसिकली, तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए एक बार। और कोचिन शिपयार्ड में भी मैंने अभी टारगेट आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले ही, और 2220 के आसपास था। देखिए 2218 2220 के आसपास ही चल रहा है। तो बेसिकली 2220 अभी हाई नहीं लगाया, मुझे लगता है कि 1-2 मिनट पे लगा देगा हाई। तो आपको अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना रहेगा। ये तो सर 5 मिनट डिले डेटा आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि 2217 देखिए अभी चल रहा है करंट सीएमपी। सो यहाँ पे इंटरडे के लिए जिनके पास पोजीशन था आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आज सुबह सुबह हमने ज्वाइन कर नहीं पाए, तो जैसे ही पकड़ में आया दो स्टॉक बढ़िया चला। एंड ये क्रेडिट विपुल जी को ही मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने राइट टाइम पे बताया, मुझे एक बार नोटिस किया तो मैं तुरंत यहाँ पे। देखिए अभी बात करते करते कोचिन शिपयार्ड का 2220 का टारगेट आ चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल। प्रॉफिट कर लीजिए इंटरडे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस नेक एक थीम बन सकता है, आपको ऊपर वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए दिसंबर तक। दिसंबर तक अगर आप होल्ड करके जाते हो तो इसमें आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। डिफेंस एक थीम बन सकती है, नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर ये सलाह आपके लिए है। और जो है काफ़ी शानदार मूव, बिल्कुल 2220 का टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट हिट हुआ है, 2219.90 का हाई लगाया है। लेकिन मेरा जो सवाल था, क्यों मैंने इसको छेड़ा शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली बात को, 2222 का लेवल आ गया। चलिए 2225 कोचिन शिपयार्ड, क्या मतलब आप बात करते हैं गोली हो जाती है चीज़ें जो है। ये नीचे से हटा दीजिए, ये 5 मिनट डिले चार्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो हमारे दर्शकों के माइंड में कि ये कुछ और बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब ये वीडियो जब अपडेट होता है ना, ऐसे तो लाइव प्रोग्राम चलता है, तो बहुत सारे लोगों का ना ऐसा क्वेरी, अरे यार ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, हाँ live वो इसीलिए मैं बार बार पीसीआर की टीम को कहता हूँ कि जब जो तुरंत वाला ट्रेड हो उसमें ये वाले चार्ट मत दिखाइए, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि रेट बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, ट्रेड ले किस भाव पे और उनकी स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा है। तो ये 3 स्थिति मत बनाइए, ये रिक्वेस्ट रहेगी पीसीआर की टीम से। अभी 2230 सर, ये तो मतलब 2230 हो गया सर, ये कहाँ पे जाके रुकेगा सर ये 2230? देखिए जिस तरीके से मूवमेंटम आ रहा है और भी हायर प्राइस पॉसिबल है, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि भाई Profit साहब book। आप प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल। ठीक ठीक। हाँ तो मैंने जो बातचीत अभी जो शुरू की ना सर, ये जो हमारे 100 रुपये से सस्ते शेयरों में बातचीत, वो इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है SCI की, जरा उसको स्क्रीन पर देखिए। और वो कंपनी जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड के नाम से है। जरा देखिए उस 100 रुपये से सस्ती, और ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अगर आपको मिल जाए तो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड के नाम से। तो ये 56-57 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, अगर आपको मिले तो। और अभी इसने जो है नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5.25%
ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं है, और भी हायर टाइम फ्रेम में और भी प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि 50 से लगभग जिस तरीके से स्टॉक घुमा है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ऐसा कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी सर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कभी भी बाइंग आ सकता है। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन में 10% का रैली, उसका साइड इफेक्ट इसमें भी हो सकता है। फिलहाल इस स्टॉक को लेके इतना स्टडी मैंने पहले नहीं किया, फंडामेंटली मैं थोड़ा देख लेता हूं। अभी देखिए 200 करोड़ के आसपास, 190 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट लॉस लॉस पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में। ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, 2600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इशू है इसमें। तो अगर जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 53, और मुझे लगता है एक बार अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है तो 63 64 का एक बार आपको भाव मिल सकता है। ठीक, तो ये जो है नज़रें यहाँ पर आपको बना करके चलनी चाहिए इस शेयर पे साथ भी। सर छोटे शेयरों में अगर, हालांकि बहुत सारे बैंक पे बात करनी रह गई, लेकिन अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। लेकिन छोटे शेयरों में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ये 100 रुपये से सस्ते शेयर रिटेलर्स को काफ़ी आकर्षित करते हैं। साइकोलॉजिकल होता है ना कि ये तो बहुत सस्ते में है, 50 रुपये का है, 70 रुपये का है, भले ही वो रिटर्न उस हिसाब से उतने ही मिलते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहता है कि सस्ता शेयर है। कुछ है कोई जो उस पर चर्चा नहीं हुई हो, या चर्चा जिस पे हुई भी हो? हब टाउन पे क्या करें पूछ रहे हैं सच्चा त्रिवेदी जी, हब टाउन पे क्या करें? अभी तो एक सेकंड जरा स्क्रीन पर जरा देख लेते हैं भाव क्या है। हब टाउन पे अभी जो है 232 के आसपास अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है, 236 का हाई लगा है। क्या करना चाहिए सर अभी? अपटाउन एक्टिव है, इसको एक्टिव रहने दीजिए। जो स्टॉप लॉस है 226, मैं इसको थोड़ा और रिवाइज करके आपको देता हूं एकदम। आप आज का डे का जो लो है 220, तो आप 219 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। पहला टारगेट यहाँ पे 238, सेकंड टारगेट 245, थर्ड टारगेट 255। मैंने आपको बताया पहला टारगेट ही 245, तो 245 और 250 के आसपास बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। काउंटर में क्या हुआ था, कल एक बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर के बाद यहाँ पे कल भी मेरा अलग चैनल पे कॉल था, एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं, जगरान बिजनेस पे था, वहां पे मेरा कॉल मैंने दिया था। तो वहां पे मैंने 214 से मैंने कॉल दिया, 225 का मेरा टारगेट था, और इसमें मेरा पोजिशनल टारगेट एक्चुअल में है 250 के ऊपर। तो इसीलिए आज देखिए, आज क्यों ये कॉल एक्टिव है, क्योंकि ये जो है ना सर, बेसिकली मार्केट इतना नीचे आया, वॉलेटाइल हुआ, लेकिन 230 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो अगर 230 के ऊपर सस्टेन हो गया है, इनफैक्ट आज का जो डे लो है 220 के आसपास, अगर उसको हिट नहीं किया तो पॉसिबिलिटी सही है फिर से एक बार 245 250 का जोन दिखा सकता है। जिनके पास है बने रहिए, 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता का एक व्यू रखिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक कॉल हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी शेयर किया है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड, मेरे होल्डिंग पे नहीं है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले सर कुछ एक क्वेरीज है, 2 सवाल अगर आप फटाफट उत्तर दे दें तो ये सेगमेंट हम समाप्त करते हैं। एक है एनबीसीसी और एक है एचएफसीएल। एनबीसीसी 100 के ऊपर ज़रूर है, लेकिन इसको इसमें शामिल कर ले रहे हैं, और दूसरा एचएफसीएल 100 के नीचे आज मोमेंटम में है, इंटरडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इसको जरा देख लीजिए कि क्या अभी करना चाहिए, यहाँ पर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, एनबीसीसी और एचएफसीएल? एनबीसीसी को मैं पहले बता देता हूं, तो बेसिकली 121 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली टॉप बनाया था 129 130 के आसपास, तो 130 के ऊपर जैसे ही स्टॉक एक दिन क्लोजिंग मिलेगा, स्टॉक के अंदर आग लग सकता है, हाई पोटेंशियल है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंटों को भी इसमें बाई कॉल दिया है, और कॉल अभी भी एक्टिव है। तो मुझे लगता है 130 के ऊपर स्टॉक में एकदम आग लगने वाला है, तो बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तो एक न्यूज भी है इसमें, आई थिंक कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ ऑर्डर वगैरह मिला है कहीं पे से, मैं ऐसे कुछ न्यूज देख रहा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, बने रह सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड स्टॉक सर आपने बताया एचएफसीएल सर। ओके जी, HFCL देखिए अभी बेसिकली 88 के आसपास चल रहा है, और 92 93 के आसपास एक बेसिकली यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। तो 93 इसके ऊपर अगर जाता है तो इस केस में और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 93 94 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको एक बार फिर से 105 107 देखने को मिलेगा। बट HFCL के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा एनबीसीसी को, मैं एनबीसीसी के साथ ही ज्यादा जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इस केस में आपको
170 से लेके 180 का प्राइस बहुत जल्दी मतलब 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा, और फ्रेश आपको 25 से 30% का जो है एक बार प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन आपका व्यू रखना है 3 से 4 महीना, और 130 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस लेवल का ध्यान रखिए। एनबीसीसी को आपको बता दें 2 ऑर्डर मिलने थे। एक तो कल खबर आई थी कि नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए इनको एक ऑर्डर मिला हुआ था और बड़ा ऑर्डर था वो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक ऑर्डर मिला था इनको, और वो करीब 50 करोड़ के आसपास का था। तो ये 2 ऑर्डर्स जो है वो इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 2 दिन में 2 ऑर्डर बड़े बड़े मिले हैं, और इसी वजह से इस गिरते बाजार में भी मजबूती दिखा रहा है एनबीसीसी। नज़र बनाइए, यहाँ पर लगातार ऑर्डर की खबरें जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ हमारे जो छोटे शेयर वाले सेगमेंट है इससे बाहर निकलते हैं, इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। और अब कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हम बढ़ें उससे पहले सर 2-3 मिनट है आपके पास? हाँ जी बोलिए, आज मैं फ्री हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक। तो जो कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी ले लेते हैं। जैसे हमारे एक दर्शक हैं दयाल साहब, हालांकि बात उस पर हुई थी, कह रहे हैं सर अब इरिडा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, अभी चल रहा है, ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। इरिडा जरा सर एक बार बता दीजिए, लोगों को जानना चाह रहे हैं कि इरिडा क्या करें। अमोल पालेकर जी कह रहे हैं एनबीसीसी क्या ले सकते हैं अभी? एनबीसीसी में कोई अभी आप जो टिप्पणी कर रहे थे उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी थी क्या कोई सर? सर 130 के ऊपर नहीं जाएगा तो आप 6 महीना भी आपको वेट करना पड़ेगा, तो एक बार बेटर होगा 130 के ऊपर चले जाए तो उसके ऊपर आप लेंगे। एक मैंने कमेंट किया था एनटीपीसी ग्रीन को लेके आज से कुछ महीना पहले, और मुझसे पूछा गया था कि क्या करना है। देखिए मैंने बताया कि एनटीपीसी ग्रीन आपको अगर मैं एक बार करंट प्राइस देख लेता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन का अभी क्या चल रहा है। अभी चल बेसिकली 107 के आसपास, और जो मेरा कमेंट था 130 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है सेम, मैं एनटीपीसी ग्रीन में मैं पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं बाय करना है। आज 6 महीना हो गया, 130 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं हो पाएगा, तो सेम सिचुएशन सर अपना जो है एनबीसीसी के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि इसके अगर मुझे लगता है कि एक बार अगर जो 30 है इसके ऊपर क्लोजिंग देना, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर में है, वो भी 130 के ऊपर क्लोजिंग पे, ये भी 130 के ऊपर क्लोजिंग पे, तो इसीलिए मैं थोड़ा वो याद आ गया मुझे। तो 130 के ऊपर क्रॉसिंग नहीं होगा ना, तो हो सकता है 2 महीना 6 महीना, इस बीच अगर यूएस में क्रैश आ गया तो मान लीजिए 2 साल भी लग सकता है आपको। तो इसीलिए एक बार वेट कर जाइए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये आपके लिए सलाह है। एक शेयर जो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है जियो फाइनेंस सर, अगर इस पर ज़रा आप बताइए क्या कर सकते हैं। और जो कि हम डिफेंस पे भी हम लोगों ने काफ़ी बात की, अपोलो माइक्रो पे बहुत सवाल है हमारे पास आज। हालांकि कल हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर कोई भी दुविधा हो, कल की बात है, काफ़ी डिटेल में प्रदीप जी और हमारे साथ रचित जी थे। वो सेगमेंट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। ये सर क्या पक्का रहा अपोलो माइक्रो में? कल आप लोगों ने कुछ क्या ऐसा बोल दिया कि 6% भाग गया? एक तो आप लोग क्रांति कर देते हैं कोई भी सेगमेंट आप लोगों के साथ जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब कल ये पता नहीं था, कल आउट ऑफ द मतलब ये था कि सवालों को ध्यान में रखते हुए ये नहीं पता था कि इजराइल का हमला हो जाएगा, लेकिन क्या चल गए सारे डिफेंस के मतलब धुआंधार। कल मतलब इन 2 दिन के अंदर लोगों के अच्छे प्रॉफिट एक दिन के अंदर बन गए। जी सर, आपकी टिप्पणी। सर एपोलो माइक्रो में जो स्ट्रक्चर बना है ना, अभी देखिए बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि आज का जो लो है 179, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 179 इसके ऊपर नहीं जाके क्लोज देता है तो फिर ये जो ट्रेंड है और लंबा खींच सकता है। मुझे लगता है एक बार फिर से आपको 215 220 तक जाने का लिए रेडी हो रहा है। जिस तरीके से आज का डे लो था, आप देखिए यही लो, आज का जो लो है बेसिकली यही लो सर वीकली लो बना दिया आज, क्योंकि आज इतना पैनिक लो था। और अगर प्रॉब्लम रहता तो यहाँ पे इतना रिकवरी नहीं आता, अभी 5% ऊपर नहीं आता। तो साइकिल यही है, आज का दिन का जो लो है, अगर जिनके पास है आज का दिन के लो के साथ आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और अगर आपको इस काउंटर को लॉन्ग भी करना है तो करंट जोन से आप बाय करके जाइए 220 25 30 के लिए अपोलो माइक्रो में। और मुझे लगता है कि देखिए एक बार आज का लो अगर ब्रेक होता है तो इस केस में ये जो ट्रेंड है खराब हो सकता है। तो फ्रेश एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 178 के आसपास। ठीक, इसमें बहुत सारे दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं प्रदीप जी का नंबर मिलेगा क्या? मतलब प्रदीप जी का नंबर तो खैर वो पीछे लगा के रखते हैं, आज नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको मिल जाएगा आगे आने वाले कार्यक्रमों में। लेकिन प्रदीप जी बच के रहिए, जिस तरीके से आप के पीछे अब दर्शकों का हुजूम जो है वो आने वाला है, और जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है वो ऐसे ही बढ़ती रहे, हम तो यही कामना करते हैं आपके लिए।
और आप ज़मीन से जुड़े रहें और अच्छा एनालिसिस अपना ऐसी तरीके से करते रहें, तो ऐसे ही और ज़्यादा प्रेम जो है वो दर्शकों का आपको मिलता रहेगा और आगे भी जो है अच्छी जो है आपके लिए प्रतिक्रियाएं आती रहें। सर, अभी के लिए अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के लिए कोई डिस्क्लोज़र, और चूँकि अब लंबा वीकेंड है, अब उसके बाद पता नहीं वीकेंड पे कहाँ क्या हमले हों, क्या आप कुछ लेकर के जाना चाहेंगे अभी? सर, मेरा मानना है कि यहाँ पे ऐसा है कि आज फ्राइडे है, 2 दिन ऑफ है, मार्केट वीकेंड है, तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना यही था कि 25,000 के नीचे मार्केट आना चाहिए। देखिए आ चुका है और 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, तो ये एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल मार्केट का एक मार्केट आपको बताने का कोशिश कर रहा है। मैं ठीक नहीं हूं, मेरे को बुखार हुआ है, मेरे को कुछ दर्द हो रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिंपल आप मार्केट का जो रिएक्ट है इसके साथ आप खुद भी आपका पोर्टफोलियो में एक्शन लीजिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। पोर्टफोलियो में हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है, वहां पे हम अभी 40% लिक्विड कैश में बैठा हुआ है मैं। तो बेसिकली तो मैं इसीलिए कैश में सर हूं, क्योंकि अगर कभी कुछ क्राइसिस होता है, क्रैश आता है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो अच्छा खासा लेवल पे बाइंग कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप पूरा निवेश बिल्कुल भी मत कीजिए एक 2-5 स्टॉक में, और आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का रखिए। देखिए आज का क्लोजिंग अगर 24,500 के ऊपर होता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे हो जाता है तो हो सकता है मार्केट ये जो ऑल टाइम हाईज का बात चल रहा था और 2-4-6 महीना डिले हो सकता है। और अभी जो वार स्टार्ट हुआ है, जब कोई भी वार स्टार्ट होता है ये 1-2 दिन में नहीं होता है ठीक। इसके लिए एटलीस्ट मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन अगर खींच गया तो बहुत लंबा और चल सकता है। तो बने रहिए ऐसे ही। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में कोई भी मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। और हो सकता है कि बहुत सारे क्लाइंट और मॉडरेट पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी या एश्योरेंस नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अगर बाजार में कहीं कोई गिरावट गहराएगी तो आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि बाजार में जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, अगर आप खाली रहिएगा तो जो है जुड़ने की कोशिश एकदम सर। मैं आई एम सो सॉरी बिकॉज आज का जो जूम का प्रॉब्लम आया, टेक्निकल कोई नहीं प्रॉब्लम सर, ये लाइव में हो जाता है। मेरे एंड से नहीं था, तो आप कृपया करके आपके टीम से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ मैं था। कार्यक्रम के बाद बिल्कुल पूछूंगा सर। हालांकि मैं सिर्फ उतनी देर तक पेन लेता हूं जितनी देर तक कार्यक्रम चलता है। हाँ, उस समय मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें सही हों, लेकिन अब आप जुड़ गए, सब सही है तो अच्छी बात है। हाँ, उस समय ज़रूर थोड़ा सा पैनिक हो गया था, क्योंकि व्यूअर्स भी चाह रहे थे और मैं खुद भी चाह रहा था कि 2 गेस्ट हैं तो दोनों एक साथ बैठ के थोड़ा उससे माहौल एक बनता है। वरना आपका दिमाग जो है बाकी चीज़ों में लगा रहता है, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उससे आप फोकस भी मार्केट पे नहीं कर पाते हो, सवाल अच्छे नहीं होते हैं। तो थैंक यू सर, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें लाइव में चलती रहती हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों से कहते हैं आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी कमोडिटी बाजार की हलचल जाननी बाकी है। अम्मान साहब कह रहे हैं विपुल सर आपको आपके पिछले चैनल से फॉलो कर रहा हूँ, KPIT कोफोर्ज और परसिस्टेंट पे जाना है सर। 1 बजे जुड़ जाइए सर, 1 बजे आपके पक्का प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे JSW एनर्जी। और तब तक बाजार की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर बाजार यहाँ से और गिरावट दिखाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ दोपहर 1 बजे 9354027995 9354027995। विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी,